हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का लेसन 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि टीपू सुल्तान की जो सोर्ड थी मीन्स तलवार, और वुड स्टील किससे बनी हुई थी, वो वुड स्टील से बनी थी। डिटेल में दोनों ही चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर आज हम कवर करेंगे। तो साइड में पिक्चर दी हुई है आपको यहाँ पर, ये उस सोर्ड की। ठीक है, वी बिगिन द स्टोरी ऑफ द इंडियन स्टील एंड आयरन metallurgy by recounting the famous story of the Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799। हम जो स्टोरी करेंगे इंडियन स्टील की और आयरन के बारे में, सारे की जो फेमस स्टोरी है टीपू सुल्तान की, जिसने रूल किया था मैसूर के अंदर 1799 तक। फॉट 4 वॉर्स विद द ब्रिटिश, इसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक है, एंड डाइड फाइटिंग विद हिज सोर्ड इन हिज हैंड। और इनकी डेथ जब हुई थी तो इन्होंने सोर्ड अपने हाथ के अंदर, जो तलवार थी, उसको पकड़ा हुआ था। टीपूज लेजेंडरी सोर्ड आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन द म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड। अब जो टीपू की ये लेजेंडरी जो सोर्ड थी, जो तलवार थी, ये लेजेंडरी तो महान जो तलवार थी, ये एक कलेक्शन जो कि म्यूज़ियम का है, म्यूज़ियम में रखी गई है, म्यूज़ियम के कलेक्शन में इंग्लैंड के अंदर है ये। तो वहाँ के कलेक्शन में इसे रखा गया है। बट डू यू नो वाई द सोर्ड वॉज सो स्पेशल? क्या तुम्हें पता है कि जो तलवार है ये इतनी स्पेशल क्यों है? द सोर्ड हैज़ एन इनक्रेडिबल हार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी ये सोर्ड, एंड शार्प एज, इसके जो किनारे थे वो बहुत ही तीखे थे, तेज थे। दैट कुड ईजली राइट थ्रू द अपोनेंट आर्मर। अब ये जो कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही जो अपोनेंट, अपोनेंट क्या होता है यहाँ पर, जो विरोधी, जो लड़ने वाला होता है ना, सामने वाला अपोनेंट, उसका जो आर्मर, आर्मर होता है कवच जिससे वो रक्षा करते थे, उसको एकदम से ये काट सकती थी। इतने तीखे इसके एज होते थे, किनारे इसके होते थे। द क्वालिटी ऑफ द सोर्ड came from special type of carbon steel called woods, which was produced all over the South India। अभी जो क्वालिटी थी इस सोर्ड की, वो कहाँ से आई? एक स्पेशल टाइप का जो हाई कार्बन स्टील था उससे ये आई थी। और उस स्टील को क्या कहा गया? वुड्स के नाम से जाना जाता था उसे, वुड्स। ठीक है, और ये बनाया जाता था पूरे साउथ इंडिया के अंदर। वुड स्टील व्हेन मेड इनटू सोर्ड प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज विद द फॉलोइंग वाटर पैटर्न। अब इसको मतलब कि पानी के पैटर्न से अपना कर, इस मतलब बहता हुआ पानी जो था उससे इसके जो तीखे किनारे बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज तलवार जो थी ये बनाई जाती थी। दिस पैटर्न कम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। बहुत ही कम मात्रा में कुछ कार्बन को जो था मिला दिया जाता था आयरन के अंदर, जिससे क्या होता था, ये पैटर्न वुड स्टील का जो था वो बनता था। फ्रांसिस बुचानन who turned through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundred of smelting furnaces in Mysore। ये जो फ्रांसिस बुचानन जो था, जो कि टूर करने के लिए आया था मैसूर के अंदर 1800 ईस्वी में, जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी उसके 1 साल बाद, उसने काफ़ी कुछ लिखा है जो किस टेक्निक से ये जो वुड स्टील है उसको बनाया जाता था। हजारों जो स्मेल्टिंग भट्टियाँ जो थी उसके अंदर। मैसूर इन दीज फर्नेसेस, इन भट्टियों के अंदर आयरन वॉज मिक्स विद चारकोल, आयरन के अंदर चारकोल को मिक्स किया जाता था, एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट, और उसको एक क्ले का जो पॉट होता था, मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर रखा जाता था। थ्रू एन इंटरस्केट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर,
द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील ingot that were used for sword making not just in India but in the West Central Asia too. अब जैसे इसको रख दिया जाता था, फिर इसका एक जो इंगेट मतलब कि चौड़ा सा टुकड़ा होता था वो बना के और उसको फिर शेप दी जाती थी स्वॉर्ड की। ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं किया जाता था, बल्कि ये काम वेस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर भी किया जाता था। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ा वर्क उकू। ये जो वुड्स नाम जो है, ये कन्नड़ा वर्ड जो है उकू, उसका ही एक वर्जन बताया जाता है। तेलुगु हुक्कू, तेलुगु में से हुक्कू कहा जाता है, तमिल और मलयालम में उरुक्कू कहा जाता है, जिसका मीनिंग है स्टील। इंडियाज वुड स्टील fascinated European scientist Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism, spent 4 years studying the properties of Indian woods. अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे, यूरोपियन साइंटिस्ट मिशेल फराडे जो थे, इन्होंने क्या किया था, जो स्टील इतना ज़्यादा मतलब कि अपनी पहचान बना चुका था यूरोपियन साइंटिस्ट के अंदर में, इंडियन वुड स्टील, उसके बारे में इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और इन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी आविष्कार किया था। इन्होंने 4 साल लगाए थे इसकी स्टडी करने में। ये जो इंडियन वुड स्टील है उसकी प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या है भाई, किस प्रकार से ये बनी हुई है। However, the wood steel making process, हालांकि जो वुड स्टील को बनाने का जो प्रोसेस है, which was so widely known in the South India, जिसको कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा सबको पता था, was completely lost by the mid 19th century, और ये एकदम से ख़त्म हो गया मिड 19th सेंचुरी के अंदर। कैन यू गेस वाई दिस वॉज सो? तुम क्या सोच सकते हो ऐसा क्यों हुआ था? द sword एंड आर्मर मेकिंग, जो तलवारें बनाते थे या जो कवच बनाते थे, बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, डाइड विद द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, वो ख़त्म हो चुकी थी जब ब्रिटिश ने इंडिया को जीत लिया था। एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस्ड द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट्स पीपल ऑफ द इंडिया। अब जो यहाँ से इंपोर्ट किया जाता था आयरन और स्टील इंग्लैंड से, उससे भी क्या हुआ कि लोग जो थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था आयरन और स्टील का, यहाँ के जो क्राफ्ट पीपल थे इंडिया के, उन लोगों ने। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, अबैंडन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस। अबैंडन्ड होगा छोड़ देना, फर्नेसेस होगा भट्टियों को, गाँव के अंदर भट्टियों को छोड़ देना। अब इसमें क्या बताया गया है, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। वुड स्टील को बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत थी, एकदम स्पेशलाइज्ड टेक्निक की ज़रूरत होती थी कि किस चीज़ के लिए, भाई जो आयरन है उसको किस प्रकार से रिफाइन करना है। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। लेकिन जो आयरन स्मेल्टिंग जो थी इंडिया के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी 19th सेंचुरी तक। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, बिहार के अंदर, जो सेंट्रल इंडिया के अंदर, इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्मेल्टर होता है पिघलाने वाले, आयरन को पिघलाने वाले होते थे, दैट यूज लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ऑर टू प्रोड्यूस द आयरन। जो वो लोग क्या करते थे, जो लोकल जो आयरन ओर होता था वहाँ से वो आयरन उससे बनाते थे, विच वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज़। अब इनको मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था टूल्स वगैरह बनाने में, डेली की ज़रूरतों के सामान बनाने में। द फर्नेस वॉज मोस्ट ऑफन वुल्ट ऑफ क्ले। अब जो भट्टियाँ होती थी उनको मिट्टी से बनाया जाता था या फिर धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाया जाता था। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन। जो स्मेल्टिंग का काम था वो आदमियों के द्वारा किया जाता था। वाइल वोमन वर्क द बेलो, बेलो होता है जैसे ये देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया जाएगा आपको,
बेल होता है जैसे ये हवा देना होता था ना, भट्टियों में हवा डालना, ये इस प्रकार से औरतें ये काम करती थी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया है, वोमेन जो काम करती तो बेलो का काम करती पंपिंग एयर दैट केप्ट चारकोल बर्निंग, मतलब हवा को पंप करना जिससे कि चारकोल है वो जलता रहे। By late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. 19th century में हालांकि जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था वो उसका पतन हो रहा था, बंद हो रहा था वो। इन मोस्ट विलेजेस furnace fell into disuse and the amount of the iron produced came down. अब ज़्यादातर जो गांव थे उसके अंदर जो भट्टियाँ थी उनको यूज़ नहीं किया जा रहा था, और जो आयरन को प्रोड्यूस करने का अमाउंट था वो भी कम हो रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था? अब एक रीज़न यहाँ क्या बताया नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पर वन रीज़न वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉ। एक तो रीज़न था कि नया फॉरेस्ट लॉ जो था वो बना दिया गया था, दैट यू हैव रीड अबाउट चैप्टर 4, जैसा कि चैप्टर 4 में पढ़ा है। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट, जब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने लोगों पर रोक लगा दी थी कि वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाएंगे। हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड वुड फॉर चारकोल, अब जो आयरन पिघलाने वाले थे उनको लकड़ी कहाँ से मिलती कोयला बनाने के लिए। वेयर कुड दे गेट आयरन ओर, उन्हें आयरन ओर कैसे मिलता, क्योंकि तो लोकल आयरन ओर इस्तेमाल करते थे। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ, अब फॉरेस्ट लॉ क्या बता रहा था, दे ऑफन एंटर द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्ट वुड, मतलब वो छुप के फॉरेस्ट के अंदर घुस तो जाते थे, लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते थे। बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन, लेकिन वो अपना काम ऑक्यूपेशन जो था उसका काम नहीं चला सकते थे इस तरह से लंबे समय तक। मैनी गिव अप देयर क्राफ्ट्स, कई लोगों ने अपना काम छोड़ दिया जो क्राफ्ट का वो करते थे। एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और जीविका चलाने के दूसरे तरीके उन लोगों ने अब ढूंढने शुरू कर दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन सम एरियाज, कुछ एरियाज के अंदर द गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रांट एक्सेस टू फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट ही नहीं जाने देती थी फॉरेस्ट तक, बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे वेरी हाई टैक्स। सॉरी, इसमें क्या बताया गया कि गवर्नमेंट क्या थी, जाने दे रही थी फॉरेस्ट के अंदर कुछ एरियाज के अंदर, बट द आयरन स्मेल्टर हैड टू पे वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज़। लेकिन उसके लिए क्या था, किसी भी भट्टी को अगर वो इस्तेमाल करते थे तो उसके लिए उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ता था, और इससे क्या हो रहा था, दिस रिड्यूस देयर इनकम, उनकी इनकम कम हो रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब लेट 19th सेंचुरी में क्या होने लग गया कि जो आयरन है, आयरन स्टील है, उसे ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाने लगा। आयरन स्मिथ्स इन इंडिया बिगेन यूजिंग इम्पोर्टेंट आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब जो आयरन स्मिथ थे, लोहार थे, उन लोगों ने जो ये इम्पोर्टेड जो आयरन होता था, मतलब ब्रिटेन से आया हुआ जो आयरन होता था, उसी से बर्तन या दूसरा सामान उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। दिस इनवाइटेबली लोअर द डिमांड ऑफ द आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर। अब इससे क्या हुआ कि जो डिमांड थी आयरन से बने हुए सामान की, वो उसकी कम हो गई, जो कि लोकल स्मेल्टर जो थे वो बनाते थे। बाय अर्ली 20th century the artisans produced iron and steel faced a new competition, और 20th century तक आते आते जो आर्टिसंस जो भी आयरन का सामान बनाते थे, स्टील का, आयरन का, उसने नए नए कंपटीशन अब उसे फेस करने यहाँ पर पड़ रहे थे। आज का टॉपिक यहीं तक, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।